स्टोरी की शुरुआत होते ही हम विंसेंट को देखते हैं जो कि जोआना की जान बचाता है। जोआना रोते हुए कहती है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि हम दोबारा मिलेंगे। विंसेंट कहता है डोंट वरी, मैं आ गया हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी दूसरी तरफ एक लड़की कार में फंसी हुई होती है और विंसेंट को आवाज लगा रही होती है। जोआना कहती है फीबी कहाँ है, लेकिन तभी जोआना का दूसरा ब्रदर कहता है कि तुम्हें अभी भी उसकी पड़ी हुई है। वो लड़की बहुत ही बड़ी सेल्फिश इंसान है, वो जरूर यहाँ से भाग गई होगी। लेकिन तभी दूसरी तरफ फीबी जो कि चिल्लाती है मैं कार में हूँ, मुझे निकालो यहाँ से। लेकिन विंसेंट जोआना को लेकर यहाँ से जाने लगता है। जोआना के रिएक्शन से हमें पता चलता है कि उसे पता है कि पीछे कार में फीबी फंसी हुई है, लेकिन फिर भी वो जानबूझकर उसकी हेल्प नहीं करती। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये कार में बहुत ही बुरी आग लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फीबी की बॉडी बरामद की जाती है और डॉक्टर्स उसके बड़े भाई विंसेंट को कॉल लगाते हैं। लेकिन छोटा भाई कहता है उस लड़की का कॉल मत उठाना, उसकी वजह से ही हम ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं। यहाँ फीबी बेहोशी की हालत में गॉड से प्रे कर रही होती है कि अगर मुझे दूसरा जन्म मिलता है तो मैं इस परिवार का हिस्सा कभी नहीं बनूंगी। तभी यहाँ मिस्टर ब्राइन की एंट्री होती है। वो फीबी को देखकर कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर इस लड़की की जान बचाओ। यहाँ फीबी बेहोशी हालत में भी मिस्टर ब्राइन को थोड़ा थोड़ा देख पाती है। लेकिन दोस्तों फीबी की जिंदगी यहीं खत्म हो जाती है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये दोबारा से रीबॉर्न होती है। कैलेंडर देखकर इस लड़की को रियलाइज होता है कि ये समय से 3 महीने पहले आगे आई है और ये वही वक्त है जब जोआना ने फीबी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया था कि फीबी ने जोआना को जबरदस्ती पूल में ढकेलकर उसकी जान लेने की कोशिश की। फीबी को समझ आ जाता है कि वो रीबॉर्न हो चुकी है और तभी हम वही पूल एरिया वाला सीन देखते हैं। जोआना जबरदस्ती फीबी को पानी में डुबा रही होती है और कह रही होती है कि बेकर फैमिली की रियल डॉटर तुम हो, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार वो लोग मुझसे करते हैं, रियल डॉटर की तरह ट्रीट वो लोग मुझे करते हैं। तुम्हारी इस फैमिली में कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हें तो मर जाना चाहिए। तभी यहाँ तीनों ब्रदर्स आ रहे होते हैं। ब्रदर्स को देखकर जोआना खुद से पानी में गिर जाती है और सारा इल्जाम फीबी के ऊपर लगा देती है कि मुझे तो स्विमिंग करने भी नहीं आता और उसने मुझे जबरदस्ती पानी में ढकेलकर मुझे मारने की कोशिश करा। बड़ा भाई विंसेंट फीबी से कहता है चलो नाटक करना बंद करो और पानी से बाहर आकर जोआना से माफी मांगो। दूसरा भाई कहता है विंसेंट जाने दो, अगर उसे नाटक करना है तो पड़े रहने दो इसी तरह स्विमिंग पूल में। पहले हम जोआना को लेकर जाते हैं, नहीं तो उसे ठंड लग जाएगी। लेकिन बेचारी फीबी तो स्विमिंग पूल में ही बेहोश हो चुकी होती है। फीबी कहती है उस दिन मैं स्विमिंग पूल में पूरी तरह से डूब चुकी थी, लेकिन उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ जोआना की पड़ी थी। लेकिन उस दिन समय रहते मेड आकर उस दिन मेरी जान बचा ली थी, नहीं तो मैं जिंदा नहीं बचती। खैर तभी यहाँ तीनों ब्रदर्स आते हैं। छोटा भाई ताना मारता है कि तुम तो बहुत ही हार्टलेस हो, तुमने सिंपैथी के लिए स्विमिंग पूल में डूबने का नाटक करा। जहाँ तक हम जानते हैं कि तुम्हें तो स्विमिंग आती है, तो फिर तुम कैसे नाटक कर सकती हो कि तुम्हें स्विमिंग नहीं आती। यहाँ बड़ा भाई विंसेंट कहता है तुम्हारे इस नाटक की वजह से मम्मा काफी ज्यादा अपसेट हैं। जैसे ही तुम यहाँ से डिस्चार्ज होती हो तुम मम्मा और जोआना दोनों से माफी मांगोगी। यहाँ तीसरा भाई कहता है सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, इसने बेकर फैमिली की बेटी को परेशान करा है तो इसे लेसन सिखाना पड़ेगा। फीबी कहती है अगर जोआना तुम्हारे सिस्टर है तो फिर मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ। विंसेंट कहता है कि देखो इतना अजीब बिहेव मत करो, जोआना तुम्हारी भी बहन है। यहाँ दूसरा भाई कहता है इससे बात करना बेकार है, अगर ये जोआना से माफी नहीं मांगती है तो हम इसे बेकर फैमिली से बाहर निकाल देंगे। फीबी कहती है चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाने के बाद बेकर फैमिली को वैसे भी छोड़ दूंगी। ये सुनकर तीनों ब्रदर्स हैरान हो जाते हैं। यहाँ तीसरा भाई कहता है मैं जानता हूँ बेकर फैमिली में एक बार रहने के बाद, इतनी लग्जरी लाइफ एंजॉय करने के बाद कोई भी छोड़ कर नहीं जा सकता, क्योंकि बाहर रहना काफी ज्यादा टफ हो सकता है। दूसरा भाई कहता है भूलो मत कि तुम्हारे मेडिकल बिल्स एंड एवरीथिंग हम ही पे करते हैं। दूसरा भाई तो ये तो कह देता है कि अगर तुम इतनी ही ज्यादा कैपेबल हो तो अपना सामान उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। फीबी कहती है कि जो भी मेडिकल एक्सपेंस है मैं तुम्हें वापस कर दूंगी और आज के बाद बेकर फैमिली से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये बिहेवियर देखकर बड़ा भाई विंसेंट कहता है कि अगर तुम इसी तरह से हार्टलेस बिहेव करना चाहती हो तो हम भी तुम्हें बेकर फैमिली में नहीं रखना चाहेंगे। जब तुम मम्मा और जोआना से दोनों से माफी मांगने के लिए तैयार हो जाओगी तो वापस आ जाना। लेकिन फीबी कहती है कि वो दिन कभी नहीं आएगा। ऐसा कहकर वो यहाँ से चली जाती है। विंसेंट ये सब देखकर परेशान हो जाता है, लेकिन दूसरा भाई कहता है उसे जाने दो, आज नहीं तो कल वो वापस चल कर आएगी जब उसे बाहर ठोकरें खाने को मिलेंगी। खैर तभी यहाँ नर्स आती है और कहती है कि पेशेंट कहाँ गई, तो भाई कहते हैं कि वो तो जा चुकी है। नर्स कहती है कि चलिए आइए मेडिकल बिल्स भर दीजिए। दूसरा भाई कहता है देखो उसके जाने के बाद भी हमें ही पैसे भरने पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ फीबी हॉस्पिटल के गार्डन में आती है, तभी उसे एक कॉल आता है। ये कॉल उसके असिस्टेंट का होता है। हमें पता चलता है कि फीबी तो एक मास्टर हीलर है। असिस्टेंट कह रहा होता है कि बॉस मैं जानता हूँ कि आप रिटायर हो चुकी हैं, लेकिन इस बार एक क्लाइंट है जो कि आपकी कंसल्टेशन के लिए मुंह मांगी रकम भरने के लिए तैयार है। फीबी भी वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाती है।
तभी फीबी की नजर एक ग्रैंडमा पर पड़ती है जिनकी कंडीशन काफी क्रिटिकल हो जाती है, लेकिन तभी उसके हाथ से एक मैजिक निकलता है और ग्रैंडमा बिल्कुल ठीक हो जाती है। अभी दूसरी तरफ हम नर्स को देखते हैं जो कि विंसेंट ब्रदर को बताती है कि आपकी सिस्टर की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो बहुत ही लंबे वक्त से ठीक से खा पी नहीं रही हैं और आपकी सिस्टर को काफी ज्यादा केयर की जरूरत है। विंसेंट तो हैरान हो जाता है ये सुनकर कि वो तो ऐसी फैमिली से बिलोंग करती है तो वो ऐसे खान पीन में कैसे पीछे रह सकती है, हम तो सारी चीजें उसे प्रोवाइड किया करते थे। तभी विंसेंट अपने असिस्टेंट को कॉल करता है ये पता लगाने के लिए कि जाओ पता करो कि फीबी हमारे घर में डेली क्या खाती पीती थी। दूसरी तरफ ग्रैंडमा और फीबी की बातचीत हो रही होती है। ग्रैंडमा उसे शुक्रिया कहते हैं कि मैं आज बहुत ही लकी हूँ कि तुमने मेरी जान बचाई। ग्रैंडमा जब इसका हाथ पकड़ती है तो कहती है तुम्हारी फैमिली बहुत ही केयरलेस है, तुम्हारी स्किन देखो कितनी पतली है और तुम भी कितनी पतली हो। ग्रैंडमा कहती हैं कि मैं तुमसे पहली दफा मिल रही हूँ लेकिन मैं बता सकती हूँ कि तुम बहुत ही अच्छी बच्ची हो, तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकी है बेटा। ग्रैंडमा तो पूछती है क्या तुम शादीशुदा हो, और अगर तुम शादीशुदा नहीं हो तो मैं तुम्हें अपने ग्रैंडसन से मिलाना चाहूंगी। मेरा ग्रैंडसन काफी ज्यादा हैंडसम है, उसकी हाइट 6'1" है और उसके एब्स भी हैं। मैं जानती हूँ कि तुम जैसी आजकल की लड़कियों को एब्स और 6'1" जितने लंबे लड़के काफी पसंद हैं। ये सब सुनकर फीबी तो एम्बैरेस हो रही होती है, लेकिन ग्रैंडमा कहती हैं कि देखो तुम कितनी पतली हो गई हो, अगर तुम हमारे घर आओगी तो हम तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे। मेरे ग्रैंडसन के साथ रहकर तुम एकदम ब्यूटीफुल और प्लम्प लगने लगोगी। फीबी तो डर जाती है और वो ग्रैंडमा से पीछा छुड़ाकर भागने लगती है, लेकिन तभी वो टकराती है मिस्टर ब्राइन से जो कि ग्रैंडमा के ग्रैंडसन होते हैं। फीबी को भी याद आ जाता है कि पिछले जन्म में इसने मिस्टर ब्राइन को कहाँ देखा था। मिस्टर ब्राइन का सामान नीचे गिर जाता है और वो उन्हें वापस करती है। ये देखकर ग्रैंडमा सोचती है कि मेरा बेटा तो लड़कियों को हाथ तक नहीं लगाता, लेकिन यहाँ देखो वो उसके हाथ से सामान वापस ले रहा है। तभी ग्रैंडमा आती हैं और कहती हैं मिलो ये मेरा ग्रैंडसन है और देखो देखो इसके एब्स भी हैं। फीबी को याद आता है कि पिछले जन्म में मैंने मिस्टर ब्राइन की ग्रैंडमा की जान बचाई थी, जिस वजह से मिस्टर ब्राइन मेरी इतनी ज्यादा केयर करते थे, और आज प्रेजेंट में भी मिस्टर ब्राइन यही कहते हैं कि तुमने मेरी ग्रैंडमा की जान बचाई है तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए और मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। लेकिन तभी ग्रैंडमा कहती हैं चुप रहो, हमेशा डील ही करते रहते हो, और ग्रैंडमा फीबी को अपने साथ घर चलने के लिए कहती हैं। ग्रैंडमा तो सीधा सीधा कहती हैं कि तुम मेरे घर चलोगी, तुम दोनों को प्यार होगा तभी तो तुम दोनों की शादी होगी। ये सुनकर दोनों लोग यहाँ शर्माने लग जाते हैं, लेकिन फीबी कहती है मैं ग्रैंडमा कभी और आ जाऊंगी, लेकिन आज मुझे अपने वापस घर जाना है और जाकर कुछ रिटर्न करना है। फीबी जब वापस आती है तो वो जोवाना को कुछ चुरा कर भागते हुए देखती है और कहती है कि तुम हमेशा ऐसे ही घर से सामान चोरी करती रहती हो पैसों के लिए। जोवाना कहती है कि देखो ये कोई जगह नहीं है जहाँ तुम कुछ बोल सकती हो, और वैसे भी अगर तुम मेरे मॉम एंड भाई को बताती भी हो तो वो तुम्हारी बातों पर बिलीव नहीं करेंगे। फीबी कहती है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं जाऊं मॉम एंड भाई को बताने के लिए, मुझे उनके मैटर में कोई लेना देना नहीं है। तभी यहाँ सारे ब्रदर्स और मॉम भी आ जाते हैं। इन लोगों को आता हुआ देखकर जोवाना वो कंगन फीबी के हाथों में पकड़ा देती है और उसके ऊपर इल्जाम डाल देती है कि ये वापस से घर में आई है कंगन चुराने। कहते हैं कि फीबी ये मेरी मम्मा का फेवरेट ब्रेसलेट है, तुम्हें कुछ ले जाना है तो कुछ और ले जाओ, लेकिन प्लीज ये मत ले जाओ। यहाँ फीबी सभी लोगों से कहती है देखो मैंने कोई चोरी नहीं की है, लेकिन ब्रदर्स उसकी बात नहीं सुनते और कहते हैं तुम्हारे हाथों में कंगन है, क्या वो जादू से तुम्हारे हाथ में आ गया, और हमारी सिस्टर जोवाना झूठ थोड़ी ना बोलेगी। फीबी को गुस्सा आ जाता है, वो कहती है मुझे ये कंगन नहीं चाहिए, मुझे बेकर फैमिली का कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कहकर वो कंगन तोड़ देती है। बड़ा भाई विंसेंट कहता है देखो सीन क्रिएट मत करो, वैसे भी ये कंगन हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता, तुम माफी मांगो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ जो दूसरे ब्रदर्स होते हैं वो विंसेंट को कहते हैं कि इसके लिए इतना मेहरबान होने की कोई जरूरत नहीं है, ये लड़की हमारी काइंडनेस डिजर्व नहीं करती। यहाँ मॉम को भी काफी गुस्सा आता है, वो कहती है पहले तो तुमने जोवाना को पूल में धक्का दिया और अब तुम सामान चोरी कर रही हो, मुझे शर्म आ रही है कि मैंने तुम जैसी लड़की को जन्म दिया है। मॉम तो यहाँ फीबी को बहुत जोरदार थप्पड़ तक मार देती हैं और ये तक कह देती हैं कि तुम्हारी जैसी औलाद होने से अच्छा तो मैं बे औलाद रहती। फीबी को काफी हर्ट होता है और वो कहती है आज के बाद मैं बेकर फैमिली से सारे रिश्ते तोड़कर यहाँ से जा रही हूँ। ये सुनकर मॉम को हार्ट अटैक आने लग जाता है और वो कहती है घुटनों पर बैठकर माफी मांगो, तुमने जो बोला है उस वर्ड को वापस लो, और अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो मैं तुम्हें जो भी खर्चे देती हूँ मैं वो सब कुछ देना बंद कर दूंगी। यहाँ फीबी रोते हुए कहती है कि आप लोगों ने मेरे रहने के लिए मुझे कोई खर्च नहीं दिया है, मैंने पार्ट टाइम जॉब करके खुद से अपना खर्चा निकाला है। दूसरा भाई कहता है झूठ बोलना बंद करो, बेकर फैमिली हमेशा हर महीने तुम्हें पैसे भेजा करता है। फीबी कहती है हाँ 200 हर महीने, जिससे मैं इंस्टेंट नूडल तक नहीं खरीद सकती। मॉम कहती है अगर हम तुम्हें इनफ पैसे नहीं देंगे तो इसका मतलब ये है कि तुम यहाँ से सामान चोरी करोगी और बाहर जाकर उन्हें बेच दोगी। फीबी कहती है बेकर्स फैमिली का कोई एक सामान है मेरे पास, और वो अपने गले से नेकलेस निकालती है। कहती है ये नेकलेस आपने मुझे दिया था, वो भी इसलिए दिया था क्योंकि जोवाना ने ये नेकलेस रिजेक्ट कर दिया था।
इस नेकलेस के अलावा मेरे पास बेकर्स फैमिली का कुछ भी नहीं है। फीबी कहती है मेरे बड़े भाई विंसेंट का पेट हमेशा खराब रहता है, तो मैं उसके लिए अपने हाथों से सूप बनाकर ऑफिस लेकर आया करती थी। ये तीनों भाई की किस तरह से केयर किया करती थी और कितना परेशान हुआ करती थी, वो सब कुछ रो रो कर बताने लग जाती है। फीबी ये तक बताती है कि मॉम के पैरों में और घुटनों में जो प्रॉब्लम है, मैंने पूरे दिल से उस चीज का इलाज करा, लेकिन आप सभी लोगों के दिल में सिर्फ एक ही लड़की है और वो है जोवाना। मुझे तो आप लोग नौकर से भी बदतर तरीके से ट्रीट करते हो। दूसरा भाई कहता है कि अच्छे बनने का नाटक करना बंद करो। जोवाना ही वो एक लड़की है जो कि टॉप यूनिवर्सिटी से मेडिसिन की पढ़ाई कर रही है, और तुम क्लेम करती हो कि तुम हमारी फैमिली के हेल्थ का ख्याल रखती थी। कितनी बड़ी नाटकबाज हो तुम तो एक गवार हो, तुम हेल्थ का ख्याल कैसे रख सकती हो। फीबी कहती है ठीक है, मुझे लगता है कि मैं बैल के सामने बीन बजा रही हूँ। फीबी कहती है तुम लोग यही मानते हो ना कि मैंने इस लड़की को पूल में धक्का दिया था, तो चलो अब मैं वही करती हूँ। ऐसा कहकर वो जोरदार धक्का मारती है जिससे जोवाना जा गिरती है स्विमिंग पूल में, और फीबी हमेशा के लिए यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम फीबी को देखते हैं जो कि रोते हुए आती है मिस्टर ब्रायन के कार में। मिस्टर ब्रायन उससे सवाल भी करते हैं क्या तुम रो रही हो, लेकिन फीबी कहती है नहीं मैं रो नहीं रही। मिस्टर ब्रायन कहते हैं लो अपने आंसू पोंछ लो, नहीं तो ग्रैंडमा देखकर अपसेट हो जाएंगी। खैर तभी यहाँ मिस्टर ब्रायन के असिस्टेंट का कॉल आता है। उन्हें फीबी के बारे में बहुत कुछ पता चलता है कि फीबी बेकर्स फैमिली की रियल डॉटर है, लेकिन फिर भी वो लोग उसे नाजायज बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं और जोवाना को ही मानते हैं। अभी फिलहाल में एक पूल इंसिडेंट हुआ था जहां पर सभी लोगों ने फीबी के ऊपर ये इल्जाम लगाया था कि उसने जोवाना की जान लेने की कोशिश की। किसी तरीके से मैंने मैनेज करके सर्वेलेंस फुटेज निकलवा लिया है जो कि मैंने आपके फोन पर भेज दिया है। इस वीडियो के जरिए साफ साफ पता चल जाता है कि जोवाना को किसी ने धक्का नहीं दिया था और वो पूल में डूबने का नाटक कर रही थी। मिस्टर ब्रायन ये वीडियो भिजवा देते हैं विंसेंट को। विंसेंट के फोन पर जब वो वीडियो आती है तो वो देखकर हैरान हो जाते हैं और वो जोवाना से कहते हैं क्या सच में तुम्हें फीबी ने पूल में धक्का दिया था। ऐसा कहकर वो सर्वेलेंस फुटेज दिखाते हैं। जोवाना कहती है कि फीबी ने मुझे पूल में धक्का नहीं दिया था, वहाँ फीबी गलती से स्विमिंग पूल में गिर गई थी, तो मैं उसकी जान बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर मैं भी गलती से उसी पूल में गिर गई। ये सब सुनकर मॉम कहती हैं कि तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बताया। जोवाना कहती है आप लोगों ने पूछा ही नहीं, आप लोगों ने फीबी को डांटना शुरू कर दिया सीधा। यहाँ विंसेंट कहता है कि अगर मेड फीबी को नहीं बचाती तो शायद अभी तक वो जिंदा नहीं होती, लेकिन दूसरा भाई अभी भी जोवाना की साइड लेते हुए कहता है कि जरा सोचो वो हम लोगों के आग के सामने इस लड़की को धक्का देकर गई है, तो सोचो वो पीठ पीछे जोवाना के साथ क्या क्या कर सकती है। विंसेंट कहता है लेकिन फिर भी हमने फीबी के साथ बहुत गलत किया है, हमने उसकी एक भी बात नहीं सुनी, इतने ज्यादा गंदे मौसम में हमने उसे घर से बाहर निकाल दिया। जोवाना कहती है चलो फिर फीबी को वापस लाते हैं। मॉम कहती है चलो ठीक है, पूल इंसिडेंट में उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने कितना डिसरिस्पेक्टफुली मुझसे बात करा है, इस तरीके से बात करके वो हमारे खानदान का नाम बिगाड़ना चाहती है। विंसेंट कहता है कुछ भी हो जाए मैं उसे वापस लेने जा रहा हूँ। जब वो फीबी को कॉल लगाता है तो पता चलता है कि फीबी ने इन्हें ब्लॉक कर दिया है। एंड देन सब लोग कॉल लगाते हैं, सबको रियलाइज होता है कि सभी लोग ब्लॉक हो चुके हैं। तभी हम देखते हैं कि मॉम के घुटनों में काफी ज्यादा दर्द होने लग जाता है। जोवाना कहती है जब भी मौसम बिगड़ता है और बरसात होती है तो मॉम के घुटनों का दर्द काफी ज्यादा बढ़ जाता है। विंसेंट कहता है कि मम्मा अगर आपके घुटने का प्रॉब्लम इतना सीरियस है तो आपने पहले क्यों नहीं बताया। जिसके बाद मॉम फ्लैशबैक में याद करती हैं कि जब भी उन्हें घुटनों में प्रॉब्लम हुआ करती थी बरसात के मौसमों में, तो फीबी आकर उनके पैरों का इलाज किया करती थी और उस इलाज की वजह से मॉम का पैर बिल्कुल ठीक हो जाता था। जब वो मसाज दे रही होती है तभी जोवाना आती है कहते हुए मम्मा बहुत बादल गरज रहे हैं, मुझे काफी डर लग रहा है, लेकिन मम्मा जोवाना को गले लगाती हैं और कहती है मत डरो, ये सबसे कुछ नहीं होता। और बेचारी फीबी देखती रह जाती है। वो मम्मा को इम्प्रेस करने के लिए बहुत कुछ करती है, लेकिन मम्मा उसे कभी भी प्यार नहीं करती। यहाँ प्रेजेंट में मॉम बताती हैं कि पहले हमेशा फीबी मेरे पैरों का मसाज किया करती थी, जिस वजह से मेरा ये दर्द हमेशा ठीक हो जाता था, लेकिन इस बरसात में वो नहीं है। अगर अभी वो होती तो वो मेरा मसाज करती और मुझे ऐसा दर्द नहीं होता। विंसेंट को रियलाइज होता है कि फीबी हमारे फैमिली के लिए बहुत कुछ किया करती थी बिना कुछ बोले, और ये सब का मुझे पता तक नहीं था कि वो इतनी काइंड थी। दूसरा भाई कहता है कि वो तो गवार है, वो मसाज करना कैसे जान सकती है। जोवाना कहती है मम्मा आप उसे ऐसे मसाज कैसे करवा सकते हो, उसने मेडिसिन की कोई पढ़ाई तक नहीं करी है, क्या पता ये जो दर्द आपको हो रहा है उसकी मसाज की वजह से ही हो रहा है। जोवाना कहती है 3 दिन के अंदर अंदर मैंने सुना है मास्टर हीलर यहाँ आने वाले हैं, और अगर वो आती हैं तो फिर आपके पैर का प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। विंसेंट कहता है मैंने सुना है मास्टर हीलर पब्लिक में बहुत कम आते हैं और पेशेंट्स को ऐसे कैजुअली ट्रीट नहीं करते हैं, अगर वो किसी को पसंद करते हैं तो वो फ्री में ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो क्या जोवाना तुम श्योर हो कि वो यहाँ आकर हमारी मॉम का ट्रीटमेंट करेंगे। जोवाना बनते हुए कहती है हाँ वो यहाँ जरूर आएंगे क्योंकि मैं उनकी फेवरेट स्टूडेंट हूँ। ये सब सुनकर मम्मा कहती है मेरी बेटी जोवाना काफी ज्यादा टैलेंटेड है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मास्टर हीलर कोई और नहीं हमारी फीबी, यहाँ इसका असिस्टेंट आकर इन्हें गोल्डन इन्विटेशन देता है।
असिस्टेंट कहता है इस शहर के सारे टॉप मेडिकल एक्सपर्ट्स वहाँ आने वाले हैं और आपको स्पेशल इनविटेशन दिया गया है। और तो और वहाँ जोआना बेकर को भी इनवाइट किया गया है। वो इस साल मेडिकल में काफी अच्छा नंबर स्कोर की है, इसी वजह से उसे भी इनविटेशन दिया गया है। और तो और वो आपसे मिलना भी चाहती है। जोआना बेकर का नाम सुनकर ये खुश हो जाती है और कहती है मैं जरूर आऊंगी और मैं बेकर फैमिली से जरूर मिलना चाहूंगी। नेक्स्ट दिन हम सेमिनार का दिन देखते हैं। सभी लोग यहाँ आए हुए होते हैं। मॉम यहाँ काफी खुश हो रही होती है कि मेरी बेटी काफी बड़ी टैलेंटेड बेटी है और बहुत ही अच्छी अचीवर है। जोआना कहती है एक बार मेरी ये पढ़ाई पूरी हो जाए तो फिर मैं आपके पैर का प्रॉब्लम भी ठीक कर दूंगी। विंसेंट कहता है मैंने असिस्टेंट को बोला था फीबी को भी इनवाइट करवाने के लिए, क्या वो नहीं आने वाली? दूसरा भाई कहता है अरे विंसेंट जाने भी दो ना, अगर वो यहाँ आएगी तो बेकर फैमिली का नाम खराब करेगी। विंसेंट कहता है वो आजकल बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है, मुझे उसे डॉक्टर के यहाँ लेकर जाना होगा। और तभी एंट्री होती है यहाँ फीबी की। फीबी के यहाँ आते ही दूसरा भाई कहता है तुम तो कह रही थी कि तुम्हें बेकर फैमिली से सारे रिश्ते नाते तोड़ने हैं, तो फिर तुम इस सेमिनार में क्यों आई हुई हो? तुम जानती हो यहाँ जोआना का कॉकटेल है। फीबी कहती है शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं जोआना से रिलेटेबल बिल्कुल भी नहीं हूँ और मैं उसके लिए यहाँ बिल्कुल भी नहीं आई, ना तो मैं बेकर फैमिली की तरफ से आई हूँ। यहाँ मॉम कहती हैं देखो यहाँ आकर सीन मत क्रिएट करो क्योंकि आज मेरी बेटी का बहुत ही बड़ा दिन है और अगर आज तुमने कोई भी गड़बड़ किया तो फिर मैं तुम्हें इतना आसानी से जाने नहीं दूंगी। लेकिन तभी फीबी कहती है कि तुम लोग जिस चक्कर में हो कि अपनी बेटी को मास्टर हीलर का अप्रेंटिस बनाओगे, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। मास्टर हीलर कभी भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वेल तभी यहाँ विंसेंट कहता है कि फीबी देखो मैं तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आया हूँ। पिछली बार का नेकलेस तुम्हें नहीं पसंद था ना, इस बार मैंने तुम्हारे लिए कस्टमाइज लेकर आया है, खुद से बनवाया है मैंने। ये देखकर फीबी कहती है मुझे जहाँ तक याद है कि इसका दाम मिलियंस में है, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है कि ये ब्रांड जोआना बेकर का फेवरेट ब्रांड है, लेकिन मैं सिल्वर से एलर्जिक हूँ। ये सुनकर विंसेंट को काफी बुरा लगता है कि ये खुद की बहन है और इसे खुद की बहन के बारे में नहीं पता। इतने साल तक वो दूसरा नेकलेस जो कि सिल्वर ही था पहना करती थी बिना किसी से कुछ बोले। विंसेंट मॉम से कहता है मॉम आपको पता था कि ये सिल्वर से एलर्जिक है? मॉम कहती है मुझे कैसे पता होगा। यहाँ विंसेंट सॉरी कहता है हमें एक चांस दे दो, हमने तुम्हें समझने में काफी गलती कर दी। लेकिन फीबी कहती है कि लेट कंसर्न का कोई मतलब नहीं होता है। विंसेंट कहता है देखो मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम मुझसे इतना रूडली बिहेव मत करो, मैंने ही तुम्हें इस पार्टी में इन्वाइट करवाया है। लेकिन फीबी कहती है कि देखो मैं तुम्हें बता दे रही हूँ कि इस पार्टी में मैं अपने बल पर आई हूँ। ये अपना इन्विटेशन कार्ड दिखाती है जो कि बहुत ही यूनिक होता है, गोल्डन कलर का। और तभी जोआना कहती है कि तुमने फेक इनविटेशन कार्ड लेकर आई हो, अगर तुम्हें आना ही था तो रियल इनविटेशन कार्ड के साथ आती, किसी का भी इनविटेशन कार्ड गोल्डन कलर का नहीं है। सभी लोग कहने लगते हैं इसे इस पार्टी से बाहर निकालने के लिए क्योंकि इसने फेक इनविटेशन कार्ड लेकर आई है। लेकिन तभी यहाँ सिक्योरिटी आता है और कहता है मैडम आप अपना इनविटेशन कार्ड दिखाइए। वो कार्ड देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि ये इस पार्टी की वीआईपी गेस्ट है। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन जोआना कहती है कि जरूर तुमने वीआईपी गेस्ट का कार्ड चुरा लिया होगा। मॉम ये तक कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर हीलर का कार्ड चुराने की। पीवी कहती है कि आप तो जोआना की हर एक बात पर बिलीव कर लेते हो, मुझसे तो कुछ पूछते भी नहीं हो। मॉम कहती है कि ये बेटी मेरी एक अच्छी बेटी है जो कि बहुत ही पढ़ी लिखी और बहुत ही टैलेंटेड है, ना कि तुम्हारी तरह कोई गवार जो सब लोगों का कार्ड चुराते फिरे और घर में ही कलेश करती फिरे। जोआना कहती है कि फीबी देखो हम यहाँ मास्टर हीलर से मिलकर मम्मा का ट्रीटमेंट कराने के लिए आए हैं, अगर तुम उनका कार्ड ऐसे चुरा लोगी तो उन्हें कितना गुस्सा आएगा और फिर वो मम्मा का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। मम्मा कहती है जोआना मेरी चिंता करना बंद करो, इस लड़की को इसकी किए की सजा जरूर मिलेगी और तुम बहुत ही टैलेंटेड हो, तुम मास्टर हीलर की अपीयरेंस जरूर बनोगी। तभी यहाँ पर थर्ड ब्रदर आता है जो कि फीबी को हर्ट करता है और कहता है जाकर मास्टर हीलर से माफी मांगो। वेल तभी यहाँ डॉक्टर जेंकिंस की एंट्री होती है। जोआना आकर उनसे माफी मांगती है कि हमें माफ करिएगा, इस पार्टी में हमारी सिस्टर सीन क्रिएट कर रही है, मेरे सिस्टर ने मास्टर हीलर का गोल्डन इनविटेशन कार्ड चुरा लिया, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। लेकिन डॉक्टर जेंकिंस बताते हैं कि मैडम तो ऑलरेडी पार्टी में आ चुकी है, तो फिर उनका इन्विटेशन कार्ड कैसे चोरी हो सकता है। और तभी डॉक्टर जेंकिंस आवाज लगाता है फीबी को मास्टर हीलर कहकर। यहाँ सभी लोग हैरान होते हैं कि डॉक्टर जेंकिंस फीबी को मास्टर हीलर कहकर क्यों पुकार रहे हैं। डॉक्टर जेंकिंस मास्टर हीलर से सवाल करता है क्या आप बेकर फैमिली को जानती हैं? वो साफ साफ मना कर देती है कि मैं इन्हें नहीं जानती। जोआना कहती है डॉक्टर जेंकिंस जरूर कोई गलती हुई होगी, ये मास्टर हीलर कैसे हो सकती है क्योंकि ये तो मेरी सिस्टर है। डॉक्टर जेंकिंस कहते हैं मैं मास्टर हीलर को बहुत ही सालों से जानता हूँ, तो फिर तुम ये कैसे कह सकती हो। ये सब सुनकर डॉक्टर जेंकिंस जोआना को बहुत डांटता है, कहता है कि मास्टर हीलर तुम्हें अपनी अपीयरेंस बनाने वाली थी, लेकिन अब तुम्हारे इस बिहेवियर के बाद तुम बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल दिख रही हो।
विंसेंट कहता है डॉक्टर जेकिन हमें नहीं पता था कि ये मास्टर हीलर है। यहाँ डॉक्टर जेकिन विंसेंट को डांटता है कि मास्टर हीलर का नाम कोई ऐसा वैसा नाम नहीं है जो तुम अपने जुबान से इतना कैजुअली ले सकते हो। यहाँ मॉम भी मन में सोच रही होती है अगर ये सच में मास्टर हीलर है तो ये मेरे पैरों का जो ट्रीटमेंट कर रही थी वो सही कर रही थी और तभी मेरे पैर आराम दिया करते थे। ये सब देखकर जोवाना को काफी गुस्सा आ रहा होता है कि ये गवार लड़की मास्टर हीलर कैसे हो सकती है। यहाँ विंसेंट ब्रदर सवाल करता है कि तुम्हारे मेडिकल स्किल्स तो काफी ज्यादा अच्छे हैं, जोवाना से भी ज्यादा अच्छे हैं, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया हमें। फीबी कहती है कि तुम लोगों ने तो पहले ही मुझे जज कर दिया था कि मैं कंट्री साइड से हूँ तो मैं वर्थलेस होंगी, और पहली बात मेरी कोई भी बातों पर तुम लोग बिलीव ही कहाँ करते थे। दूसरा ब्रदर कहता है कि क्या बकवास लगा करके रखा है, तुम्हारी जैसी गवार लड़की अगर मास्टर हीलर है तो मास्टर हीलर सबसे गवार इंसान हो सकते हैं। मुझे लगा था मास्टर हीलर कोई बहुत ही बड़े हस्ती होंगे, लेकिन वो तो गवार निकले। ये सुनकर डॉक्टर जेकिन उसकी क्लास लगा देते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे मास्टर हीलर से बात करने की। डॉक्टर जेकिन्स बेकर फैमिली से लड़ रहे होते हैं, लेकिन तभी फीबी रोकती है और कहती है ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं शॉर्ट आउट कर लूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि एंशिएंट यानी कि एल्डर ब्रदर अपनी सिस्टर से माफी मांगता है। फीबी कहती है कि तुम लोगों को तो हमेशा जोवाना की ही पड़ी रहती है, मेरी तो किसी ने केयर ही नहीं करा। बड़ा भाई कहता है चिंता मत करो, आज के बाद हम तुम दोनों का पूरा ख्याल रखेंगे। जोवाना कहती है कि तुम जानती थी कि मैं मास्टर हीलर की अपॉर्चुनिटी बनने वाली थी, तो क्या इसीलिए तुमने अपनी आइडेंटिटी हमसे छुपा कर रखी। तुम पब्लिकली मेरी इंसल्ट करना चाहती थी, है ना। इतने सालों तक मैंने मेहनत करा, क्या इसी दिन के लिए ताकि तुम मेरी इंसल्ट कर सको। मॉम जो होती हैं अपनी बेटी को डांटने लग जाती हैं, कहती हैं कि अगर तुम इतनी ही ज्यादा टैलेंटेड हो तो फिर तुमने इतनी ज्यादा गलत तरीके से ये सब क्यों रखा है। क्या तुम बेकर फैमिली की इंसल्ट करने की कोशिश कर रही हो, हमें एम्बैरस करने की कोशिश कर रही हो। तभी हम देखते हैं मॉम के घुटनों में अचानक से फिर से दर्द होने लग जाता है। यहाँ मॉम के पैरों का दर्द देखकर विंसेंट एल्डर ब्रदर रिक्वेस्ट करता है फीबी से कि अब जबकि तुम मास्टर हीलर हो तो प्लीज हमारी मॉम का पैर ठीक कर दो, वो तुम्हारी भी तो मॉम है ना। यहाँ फीबी कहती है कि जब भी मैं मॉम का ट्रीटमेंट किया करती थी तो हमेशा जोवाना डिस्टर्ब कर दिया करती थी, अगर वो बार बार डिस्टर्ब ना करती तो आज मॉम का पैर काफी पहले ही ठीक हो जाता। जिसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब भी आया करती थी वो मॉम का ट्रीटमेंट करने के लिए तो जोवाना आकर कहती थी कि मॉम चलिए शॉपिंग पर चलते हैं। यहाँ फीबी कहती है कि एक टाइम ऐसा था कि जब मैं तुम सब लोगों के हेल्थ के बारे में केयर किया करती थी, तुम सबके पीछे पड़ी हुई थी कि तुम्हारा पेट ठीक हो जाए, मॉम का पैर ठीक हो जाए, लेकिन अब मुझे तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। विंसेंट एल्डर ब्रदर कहता है क्या तुम सच में इतनी ज्यादा हार्टलेस हो गई हो। बड़ा भाई ये तो कहता है कि हम लोग ब्लड रिलेटेड फैमिली है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। ये कहती है भले ही हमारा खून का रिश्ता हो लेकिन तुम लोगों ने कभी मुझे वैसा ट्रीट ही नहीं करा, ना तो तुम लोग मेरे पेरेंट्स होना डिजर्व करते हो और ना ही तुम लोग मेरे भाई होना डिजर्व करते हो। तभी दूसरा भाई कहता है विंसेंट तुम अपना वर्ड्स वेस्ट करना बंद करो, क्योंकि मुझे तो लगता है कि ये मास्टर हीलर एक नंबर का फ्रॉड है। तभी जोवाना कहती है कि तुम सही कह रहे हो, शायद ये कोई फ्रॉड ही है। अगर ये सच में मास्टर हीलर होती तो फिर अपना मेडिकल नॉलेज जरूर दिखाती। यहाँ सेकंड ब्रदर केविन कहता है कि तुम मास्टर हीलर हो ही नहीं सकती। हमारी सिस्टर जोवाना जो कि बहुत पढ़ी लिखी और टैलेंटेड है, उसने बहुत ही बड़े मेडिकल यूनिवर्सिटी से अपनी मेडिकल की स्टडीज पूरी करी है, तो फिर तुम उससे ज्यादा बेहतर कैसे हो सकती हो। फ्यूचर में वो एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर बनने वाली है। लेकिन यहाँ फीबी मन में सोचती है, और वो सोचती है कि पिछले जन्म में जोवाना जब डॉक्टर बनी तो उसने हॉस्पिटल में इतनी बड़ी मेडिकल मिस्टेक कर दी कि उसे हमेशा के लिए डॉक्टर इंडस्ट्री से बैन कर दिया गया। इतने पुअर स्किल के साथ ये फर्स्ट रैंक पर कैसे आ सकती है। जरूर इसके रिजल्ट के साथ कोई गड़बड़ चल रही है, मुझे इसके रिजल्ट का इन्वेस्टिगेशन कराना होगा। फीबी तो यहाँ से चली जाती है, लेकिन सेकंड ब्रदर विंसेंट एल्डर ब्रदर से कहता है कि देखो वो कितनी ज्यादा हार्टलेस है, वो हमारी बेकर फैमिली को डिजर्व ही नहीं करती, और तो और वो हमेशा जोवाना को टारगेट करती रहती है। फीबी नेक्स्ट सीन में डॉक्टर जेकिन को कॉल करके कहती है रिजल्ट के बारे में पता लगाने के लिए, क्योंकि इसे शक है कि जरूर कुछ न कुछ तो वो लोग गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि उसके स्किल के हिसाब से वो इतनी अच्छी डॉक्टर तो नहीं बन सकती। जिसके बाद फीबी आती है ग्रैंडमा के पास। ग्रैंडमा कहती है कि तुम तो आज किसी सेमिनार में गई थी, तो फिर तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है। फीबी कहती है वहाँ बेकर्स फैमिली भी आई हुई थी। ग्रैंडमा सवाल करती है क्या उन लोगों ने तुम्हें परेशान किया। फीबी कहती है कि वो लोग अब और मुझे परेशान नहीं कर सकते, मैं सिर्फ ये देखकर बुरा लग रहा है कि वो लोग जोवाना को कितना ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हें मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ और ये देखो इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये तोहफा लाया है। ग्रैंडमा ये भी कहती है मुझे पता है कि तुम्हें सिल्वर से एलर्जी है, लेकिन ये सिल्वर नहीं है, उससे भी ज्यादा महंगा है ये। फीबी कहती है ग्रैंडमा ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। लेकिन तभी मिस्टर ब्राइन आते हैं और कहते हैं अगर ग्रैंडमा दे रही हैं तो तुम्हें एक्सेप्ट करना ही होगा, और तो और ये ब्लैक कार्ड भी ले लो, इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहे उतना खर्चा कर सकती हो। वेल नेक्स्ट सीन में हम बड़े भाई विंसेंट को देखते हैं जो कि ये सोच रहे होते हैं कि अचानक से फीबी को हो क्या गया, वो इतना हार्टलेस क्यों बिहेव कर रही है। और तभी यहाँ पर विंसेंट का असिस्टेंट आता है जो कि कहता है सर ये रहा वो पेन ड्राइव जिसमें घर के सारे सर्वेलेंस फुटेज हैं।
मिस्टर विंसेंट सर्वेलेंस फुटेज के जरिए देखते हैं कि जिस दिन वो अपनी सिस्टर जोआना के लिए ड्रेस भिजवाए थे, उसी दिन अपनी सिस्टर फीबी के लिए भी ड्रेस भिजवाए थे। जैसे ही फीबी यहाँ आती है ड्रेस ट्राई करने के लिए, तो घर की मेड ही उसकी इंसल्ट करने लग जाती है। और तो और जोआना भी आकर उसकी इंसल्ट करती है कि मेरा भाई हमेशा मेरे लिए 2 ड्रेस भेजता है ताकि जो पसंद आए मैं वो ट्राई कर सकूं। यहाँ घर की मेड भी कहती है कि तुम इतने महंगे कपड़े पहनना डिजर्व नहीं करती। विंसेंट ये सब देखकर काफी गुस्सा करता है कि घर के नौकर तक उसकी इज्जत नहीं करते। यहाँ असिस्टेंट बताता है कि मैडम फीबी को घर में कोई भी परेशान कर सकता है। मुझे ये पता चला है कि घर के नौकर से लेकर सिक्योरिटी से लेकर कोई भी उनकी इज्जत नहीं करता, सभी लोग उन्हें परेशान करते हैं। तभी सीसीटीवी फुटेज में वो ये भी देखता है कि जोआना अपना बर्थडे ड्रेस पहनकर आती है, लेकिन उसी दिन फीबी एक अजीब सा ड्रेस पहनकर आती है। यहाँ सभी लोग मिलकर उसे परेशान करते हैं, कहते हैं कि आज जोआना का बर्थडे पार्टी है और तुम ऐसा कपड़ा पहनकर आई हो, यहाँ आकर तुम हमारी इंसल्ट कराना चाहती हो, प्लीज चली जाओ यहाँ से। जोआना भी कहती है ऐसे कपड़े पहनकर आई हो, अंदर पार्टी में कितने बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, क्या सोचेंगे वो लोग तुम्हें ऐसा देखकर। ऐसा कहकर ये लोग चले जाते हैं। लेकिन तभी फीबी रोते हुए कहती है कि आज तो मेरा भी जन्मदिन है, लेकिन मेरे बारे में कोई नहीं सोच रहा। ये सब देखकर विंसेंट को काफी बुरा लगता है। वो कहते हैं कि मैं अपनी बहन का बर्थडे कैसे भूल सकता हूँ। मिस्टर विंसेंट ये भी कहते हैं कि हम लोग अपनी ही बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। असिस्टेंट कहता है कि सर आपको पता है फीबी आपकी काफी ज्यादा केयर किया करती थी, उसने आपके लिए बहुत कुछ करा है, लेकिन आज तक कभी किसी से कुछ नहीं बोला। तभी मिस्टर विंसेंट सीसीटीवी फुटेज में देखते हैं कि एक दिन इनकी बहुत तबीयत खराब होती है और ये सोफे पर लेटे हुए होते हैं और तभी फीबी आती है, विंसेंट को चादर उड़ाती है और उसके लिए सूप बनाने के लिए जाती है। जब वो सूप बनाकर यहाँ रखती है और दवा लेने जाती है, तभी जोआना आ जाती है और सारा क्रेडिट लेते हुए कहती है विंसेंट उठो, ये सूप पी लो, मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और तभी पीछे से आती है फीबी। ऐसा देखकर उसे काफी बुरा लगता है कि सारा का सारा क्रेडिट जोआना ने ले लिया। वो दवा रखकर यहाँ से चली जाती है। ये देखकर मिस्टर विंसेंट को और भी गुस्सा आता है कि मैं इतना ज्यादा अंधा कैसे हो सकता था कि मैं समझ ही ना पाऊँ कि वो मेरी कितनी केयर करती थी। ये सब कुछ देखने के बाद मिस्टर विंसेंट फीबी को जल्द से जल्द ढूंढने का ऑर्डर देते हैं। वेल दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर ब्रायन जो कि फीबी को निहार रहे होते हैं कुकिंग करते हुए। वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। मिस्टर ब्रायन उसकी खूबसूरती में खो चुके होते हैं। फीबी कहती है मैंने सूप बनाया है, क्या तुम ट्राई करना चाहोगे, तुम्हारे एंड मॉम के लिए बनाया है। ग्रैंडमा ये सूप देकर काफी खुश होती है, कहती हैं कि मेरे पोते को भी काफी पसंद आएगा। ग्रैंडमा सूप पीने के बाद तो इसकी बहुत तारीफें करती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे बर्थ पेरेंट तो बहुत ही बड़े अंधे थे, उन्हें दिखाई नहीं दिया कि उनकी बेटी कितनी कैपेबल है। यहाँ मिस्टर ब्रायन भी सूप की तारीफ करते हैं। यहाँ फीबी इन लोगों को शुक्रिया कहती है कि थैंक यू मुझे इतना लव करने के लिए एंड मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। ग्रैंडमा कहते हैं कि मुझे ग्रैंडमा बोलो एंड शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी फीबी एक और तोहफा लाती है और कहती है ये ड्रेस मैंने अपने हाथों से बनाया है आपके लिए। मैडम ये ड्रेस देखने के बाद कहती हैं ये डिजाइन तो बहुत ही फेमस डिजाइनर एमिलिया का है, वो तो बहुत ही कम डिजाइनिंग करती है सिर्फ स्पेशल लोगों के लिए, वो जो भी डिजाइन रिलीज करती है वो ऑक्शन में बिक जाते हैं। ग्रैंडमा कहती हैं कि तुमने कहा है ये ड्रेस तुमने अपने हाथों से बनाया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो डिजाइनर एमिलिया तुम ही हो। ये सब देखकर मिस्टर ब्रायन कहते हैं मुझे पता नहीं था कि तुम मेडिसिन के साथ साथ डिजाइनिंग में भी इतनी अच्छी हो। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि अपने जन्मदिन पर अपने ही ड्रेस के लिए इतना एम्बैरेस होने के बाद फीबी डिजाइन करती है बहुत ही अच्छा ड्रेस और फिर डिसाइड करती है कि वो एक डिजाइनर बनेगी। और तो और साल भर में ही इसने अपना खुद का ब्रांड भी एस्टेब्लिश कर दिया। ग्रैंडमा जाती हैं ड्रेस ट्राई करने के लिए। फीबी कहती है मिस्टर ब्रायन ये आपके लिए है। मिस्टर ब्रायन अपना तोहफा खोलते हैं और देखते हैं कि उसमें उनकी मन पसंदीदा चीज होती है। वेल दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर विंसेंट को पता चल जाता है कि फीबी मिस्टर ब्रायन के घर पर है। फीबी अपने ब्रदर से मिलने के लिए आ रही है और कहती है तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो। विंसेंट कहता है कि तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है तो मैं तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आया था, प्लीज हमारे साथ घर चलो, मुझे माफ कर दो मुझे तुम्हें पहचानने में काफी लेट कर दी। लेकिन यहाँ फीबी काफी हार्टलेस बिहेव करती है। वो तोहफा फेंक देती है और कहती है कि अब जब मैं घर छोड़कर चली आई हूँ तो फिर तुम्हें मेरी ना रहने पर तुम्हें मेरी रियलाइजेशन हो रही है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है, मैं वापस नहीं आने वाली। और तभी मिस्टर ब्रायन आते हैं। मिस्टर ब्रायन विंसेंट को समझाते हैं कि अब जबकि वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती तो उसका पीछा छोड़ दो। विंसेंट कहता है कि उसका जन्मदिन आने वाला है, मैं उसके लिए तोहफा लेकर आया था। लेकिन तभी मिस्टर ब्रायन एक ताली बजाते हैं और एक ताली पर फीबी के लिए कम से कम 200 ड्रेस और तो और बहुत ढेर सारी ज्वेलरीज आ जाती हैं। मिस्टर ब्रायन कहते हैं कि आपको लगता है कि आप इससे ज्यादा उसके लिए कर सकते हो, नहीं कर सकते ना तो आप यहाँ से चले जाओ। यहाँ ग्रैंडमा भी आकर कहती हैं कि तुम लोगों को हीरे की कदर नहीं है और अब की ये तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली, हम लोगों को बहुत ही कीमती हीरा मिला है और हम इसे संभाल कर रखेंगे। ऐसा कहकर ग्रैंडमा फीबी को अंदर लेकर चली जाती हैं। विंसेंट को रियलाइज होता है कि उसने बहुत ही लेट कर दिया फीबी को समझने में।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फीबी का असिस्टेंट उसे इन्फॉर्म करता है कि जोवाना ने एग्जाम में चीटिंग करा था। ये पता चलने के बाद उसे मेडिकली हर जगह से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। वो दोबारा कभी भी मेडिकल में ना ही एग्जाम दे पाएगी और ना ही मेडिकल स्टडी कर सकेगी। ये सब कुछ बेकर फैमिली को भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ये सब सुनकर फीबी सोचती है कि अगर ये सब बेकर फैमिली को पता चलेगा तो उनके क्या एक्सप्रेशन होंगे, क्योंकि उन लोगों को बहुत ही शान महसूस होता था कि जोवाना मेडिकल स्टडी कर रही है। दूसरी तरफ विंसेंट घर आता है। सभी लोग सवाल करते हैं कि फीबी वापस आई कि नहीं। विंसेंट कहता है कि अब वो वापस कभी नहीं आने वाली, और तभी जोवाना कहती है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मास्टर हीलर है इसीलिए अब वो यहाँ नहीं आना चाहती। लेकिन विंसेंट उसका कोई जवाब नहीं देता। यहाँ सेकंड ब्रदर कह रहा होता है कि मॉम की कंडीशन दिन पे दिन खराब होती जा रही है। अगर मॉम के पैर में प्रॉब्लम नहीं होती तो हम उस लड़की को पूछते तक नहीं। ये सब देखकर जोवाना इनोसेंट बनने की नाटक करती है और कहती है कि शायद वो मेरी वजह से यहाँ नहीं आना चाहती, शायद मुझे यहाँ से चली जाना चाहिए, मुझे बेकर फैमिली छोड़ देना चाहिए। मॉम कहती है पागल कहीं की, तुम बेकर फैमिली छोड़कर क्यों जाओगी, तुम तो बेकर फैमिली की लौती बेटी हो। मॉम यहाँ ये भी कहती है कि अगर वो मास्टर हीलर है भी तो देखो वो अपनी मॉम का ट्रीटमेंट तक नहीं कर रही, उसकी जितना घटिया बच्चा कौन होगा। तुम सबसे अच्छी बची हो, तुम फ्यूचर में बहुत ही बड़ी डॉक्टर बनोगी और फिर तुम मेरा पैर ठीक कर दोगी। विंसेंट कहता है कि तुम सभी लोगों ने मिलकर उसके साथ बहुत ही बुरा करा है। एंड देन वो यहाँ पर एक वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में घर के जो नौकर चाकर होते हैं फीबी के साथ बहुत ही बदसलूकी बिहेव करते हैं, लेकिन ये देखने के बाद भी घर वाले कहते हैं कि वो ऐसी थी ही कि लोग उसे ऐसा बिहेव करते थे। वो इतनी ज्यादा डिसरिस्पेक्टिव थी कि घर के नौकर भी उसकी इज्जत नहीं करते थे। हमारी जोवाना को देखो, सब लोग इसकी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि इसके अंदर प्लीजिंग नेचर है। यहाँ सेकंड ब्रदर ये भी कहता है कि विंसेंट तुम्हें हो क्या गया है, तुम फीबी की इतनी ज्यादा साइड क्यों ले रहे हो। मॉम कहते हैं छोड़ो ये सब बात, वैसे भी मेरी बेटी बहुत ही बड़ी मेडिकल इंस्टीट्यूट में जाने वाली है, जिसके बाद वो रिसर्च करके कुछ ही महीनों में मेरे पैर का इलाज कर देगी। ये सब सुनकर विंसेंट कहता है क्या ये सच है। तो वो कहती है हाँ भाई ये सच है, मैं बहुत ही बड़े एग्जाम को क्रैक किया है और अब मेरा जल्द ही ज्वाइनिंग लेटर आता होगा। और तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जो कि कहता है मैं मेडिकल इंस्टीट्यूट से आया हुआ हूँ। ये सभी लोग काफी खुश होते हैं कि जोवाना का ज्वाइनिंग लेटर आ गया, लेकिन ये क्या, यहाँ सभी लोग शॉक हो जाते हैं जब पता चलता है कि जोवाना ने एग्जाम में चीटिंग किया था और उसे हर जगह से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, वो कभी भी डॉक्टर नहीं बन सकती। इतना कुछ देखने के बाद भी यहाँ सभी लोग जोवाना की साइड ले रहे होते हैं कि अगर तुम डॉक्टर नहीं बनना चाहती तो कोई बात नहीं, हमें पता है तुम चीटिंग नहीं कर सकती, तुम बहुत ही अच्छी बच्ची हो। ये सब देखकर विंसेंट कहता है कि जब तुम लोग इतने बड़े डॉक्टर की बातों पर बिलीव नहीं कर रहे तो मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ फीबी की बातों की कोई वैल्यू नहीं होती, तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ जोवाना की बातों पर बिलीव होता है। विंसेंट तो ये तक कह देता है कि अगर फीबी इस घर में नहीं आएगी तो मैं भी नहीं आऊंगा। ऐसा कहकर वो बाहर चला जाता है। जोवाना पीछे पीछे आती है, रोने का नाटक करती है और कहती है क्या तुम आज के बाद मुझे बहन नहीं मानोगे। विंसेंट भी कह देता है कि मेरी सिर्फ एक ही बहन है और उसका नाम है फीबी। तभी यहाँ दूसरा ब्रदर आता है जो कि यहाँ आकर जोवाना को शांत कराता है। कहता है क्या हुआ, अगर तुम डॉक्टर नहीं बन सकी हमारी कंपनी में तुम डिजाइनर के तौर पर काम करोगी। नेक्स्ट सीन में मिस्टर ब्राइन फीबी के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें डिजाइनिंग के लिए अपने कंपनी में हायर करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे राइवल जो है वो है बेकर्स फैमिली, मुझे उन्हें हराना है। ये सुनकर फीबी कहती है तो फिर तुम ये काम आसानी से कर लोगे। ऐसा कहकर ये इसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों लोग साथ में आते हैं ज्वेलरी शॉप पर, लेकिन मिस्टर ब्राइन को काम आ जाता है और वो पहले चले जाते हैं। और तभी जोवाना और जोवाना के साथ उसका भाई दोनों लोग फीबी को यहाँ ड्राइवर के साथ देख लेते हैं। जोवाना कहती है देखो वो किसी ओल्ड मैन के साथ में है और तो और साथ में इतनी महंगी गाड़ी भी है, जरूर फीबी कोई गंदा काम कर रही है तभी तो वो इतनी अमीर होती जा रही है। फीबी अंदर आकर ज्वेलरी देख रही होती है, तभी उसका सेकंड ब्रदर आता है और उसे परेशान करने लगता है, सवाल करता है बाहर वो ओल्ड मैन कौन था। लेकिन फीबी सीधा सीधा कोई जवाब नहीं देती और कहती है कि अब मैं तुम्हारी फैमिली मेंबर नहीं हूँ तो मुझसे ये सवाल करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। भाई तो ये तक कह देता है कि काश तुम मेरी बहन होती ही नहीं, मुझे नहीं पता था कि तुम अमीर बनने के लिए इतना नीचे गिर सकती हो। फीबी को रियलाइज होता है कि जरूर इन लोगों ने मुझे ड्राइवर के साथ देख लिया होगा और इन लोगों को लग रहा है कि मेरा ड्राइवर कोई ओल्ड रिच मैन है। यहाँ जोवाना कह रही होती है कि भले ही तुम्हें हमारी फैमिली से अलग होना था तो तुम हो जाती, लेकिन बाहर निकलकर तुम्हें ऐसे काम नहीं करने चाहिए थे। बाहर निकलकर तुम हमारी बेकर फैमिली का नाम बदनाम कर रही हो, लोग तुम्हें ये सब करते हुए देखेंगे तो हमारे बारे में कितनी गंदी बातें करेंगे। फीबी कहती है तुम्हारे जैसे गंदे सोच वाले लोग गंदा ही सोचते हैं। सेकंड ब्रदर कहता है कि तुम इस तरह से जोवाना से बात नहीं कर सकती, लेकिन तभी यहाँ पर मिस्टर ब्राइन आ जाते हैं। सेकंड ब्रदर मिस्टर ब्राइन को देखकर हैरान हो जाता है। जोवाना भी हैरान में पड़ जाती है कि इतना बड़ा सीईओ फीबी का साइड कैसे ले सकता है।
मिस्टर ब्राइन यहाँ आकर सेकंड ब्रदर को डांट लगाते हैं कि फीबी तुम्हारी सिस्टर है, फिर भी तुम उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो। तुम सबके सामने उसकी इतनी इंसल्ट कैसे कर सकते हो। जोवाना के मन में तो काफी ज्यादा लालच आ रही होती है। वो मन ही मन में मिस्टर ब्राइन के ऊपर लट्टू हो चुकी होती है। वो मिस्टर ब्राइन के सामने बनने के लिए कहती है कि मुझे अपनी सिस्टर की चिंता है, इसीलिए मैं उसे समझा रही थी ताकि वो किसी गलत रास्ते पर ना निकल जाए। लेकिन मिस्टर ब्राइन कहते हैं कि तुम्हें अपनी सिस्टर को समझाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तुमसे ज्यादा समझदार है। यहाँ सेकंड ब्रदर कहता है कि मैंने अभी अभी देखा है इसे बाहर किसी ओल्ड रिच मैन के साथ, तो आप इस तरह से उसकी साइड मत लीजिए, जरूर ये कोई फिशरी काम कर रही है। मिस्टर ब्राइन कहते हैं कि इसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही रिच मैन है और वो हूँ मैं, तो क्या मैं तुम्हें ओल्ड टाइप का मैन लगता हूँ। मिस्टर ब्राइन जिस तरह से फीबी की साइड ले रहे होते हैं, जोआना को ये सब देखकर काफी जलन होती है। वो मन ही मन में कह रही होती है कि फीबी ने तो इसे पटा लिया है और अब ये सिर्फ इसकी बोली बोल रहा है। मिस्टर ब्राइन यहाँ ऑर्डर देते हैं कि जितनी भी ज्वेलरीज हैं सब पैक करके घर भिजवाया जाए। ऐसा कहकर वो फीबी को अपने साथ ले जाता है और यहाँ जोआना मन ही मन में प्लान करने लग जाती है कि फीबी के पास जो कुछ भी है वो उससे छीन लेगी। सेकंड ब्रदर फीबी को फॉलो करता है ये कहने के लिए कि तुम पहले से बहुत ही ज्यादा बदल गई हो, लेकिन वो कहती है कि मुझे तुम लोगों से अब कोई लेना देना नहीं है और तुम लोग मेरी अब फैमिली भी नहीं हो, और तो और ये लास्ट टाइम है जो कि मैं तुम्हें ब्रदर कहकर पुकार रही हूँ। ऐसा कहकर वो चली जाती है और इस बार सीरियसली सेकंड ब्रदर को काफी हर्ट होता है। जोआना कहती है डोंट वरी, अगर वो तुम्हें भाई नहीं मानती तो क्या हो गया, मैं तो तुम्हें भाई मानती हूँ ना, और तुम्हें ब्रदर कहकर भी पुकारती हूँ। फाइनली अब ज्वेलरी कंपटीशन का दिन आ जाता है। सेकंड ब्रदर अपनी सिस्टर जोआना के साथ यहाँ आता है और मिस्टर ब्राइन आते हैं हमारी फीबी के साथ। सभी लोग यहाँ एमिलिया के बारे में बात कर रहे होते हैं। इवन जोआना भी यही कह रही होती है कि उसे एमिलिया की डिजाइन काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन इन लोगों को क्या पता कि एमिलिया कोई और नहीं बल्कि फीबी है। दूसरी तरफ हम फीबी को देखते हैं जो कि मिस्टर ब्राइन से प्रॉमिस करती है कि वो शेयर होल्डर्स को इम्प्रेस करके रहेगी और ये कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर ब्राइन के हाथ दिलवा कर रहेगी। यहाँ सभी लोग हैरान हो जाते हैं मिस्टर ब्राइन के साथ फीबी को देखकर और सभी लोग सवाल करते हैं कि मिस्टर ब्राइन के साथ ये ब्यूटीफुल लेडी कौन है। जोआना जब अपनी सिस्टर को यहाँ देखती है तो सभी के सामने उसकी इंसल्ट करने लग जाती है कि तुम्हें ज्वेलरी डिजाइनिंग के बारे में भी पता है, कभी तुम मेडिकल पढ़कर आ जाती हो तो कभी तुम ज्वेलरी पढ़कर आ जाती हो, तुम्हें कितने सारी चीजें आती हैं। अब इतना नाटक करना बंद भी कर दो, नहीं तो बहुत बुरी बेइज्जती होने वाली है तुम्हारी। फीबी कहती है करियर चेंज मैंने नहीं बल्कि तुमने करा है। पहले तुम हेल्थ केयर इंडस्ट्री से ब्लॉक हुई हो और फिर तुम यहाँ ज्वेलरी डिजाइनिंग इंडस्ट्री में घुस गई। इतना कंपटीशन देखकर मिस्टर ब्राइन कहते हैं कि स्टेज पर जाकर डिसाइड होगा कि विनर कौन है, चेयर पर बैठे बैठे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। खैर सेकंड ब्रदर स्टेज पर जाता है और वो अपना डिजाइन दिखाता है। ये डिजाइन देखते ही फीबी हंसने लग जाती है और फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि ये डिजाइन किसी और ने नहीं बल्कि फीबी रूम में बैठकर ये डिजाइन करती थी। यानी कि ये जो डिजाइन सेकंड ब्रदर दिखा रहा है ये डिजाइन भी फीबी की ही है। लेकिन अभी सेकंड ब्रदर को खुद नहीं पता कि उसने ये डिजाइन फीबी का लेकर स्टेज पर शो ऑफ कर रहा है। यहाँ सभी लोग वो डिजाइन देखकर काफी तारीफ करते हैं, कहते हैं कि ये डिजाइन काफी ज्यादा यूनिक है। बात पक्की हो जाती है कि शायद मिस्टर केविन ही ये डिजाइन कॉन्ट्रैक्ट लेकर जाएंगे, लेकिन अभी एक कॉम्पिटिटर बैठी होती है। खैर तभी बारी आती है फीबी की। जब वो स्टेज पर जाकर अपना डिजाइन दिखाती है तो सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। लेकिन तभी जोआना कहती है कि फीबी डिजाइनिंग कैसे कर सकती है, ये तो एकदम इम्पॉसिबल है। और तभी उसकी नजर पड़ती है एमिलिया के सिग्नेचर पर और वो चिल्लाना शुरू कर देती है कि ज्वेलरी पर ध्यान दीजिए, उस ज्वेलरी पर एमिलिया का सिग्नेचर है, यानी कि फीबी ने एमिलिया का डिजाइन चुराया है। ऐसा देखकर सभी लोग यही बात बोलने लग जाते हैं कि एमिलिया तो बहुत ही बड़ी डिजाइनर है, उनका डिजाइन चोरी करने पर इस लड़की को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई। लेकिन तभी सभी को शॉकिंग न्यूज मिलती है और पता चलता है कि एमिलिया डिजाइनर कोई और नहीं बल्कि फीबी है। सेकंड ब्रदर यहाँ हैरान हो जाता है कि मेरी सिस्टर इतनी बड़ी डिजाइनर थी, लेकिन ये बात कभी मुझे पता ही नहीं चली। सेकंड ब्रदर सवाल भी करता है कि फीबी तुमने मुझे पहले कभी बताया क्यों नहीं कि तुम इतनी बड़ी डिजाइनर हो। फीबी कहती है कि तुमने कभी भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं करा, और अगर मैं बोलती कि मैं इतनी बड़ी डिजाइनर एमिलिया हूँ तो क्या तुम मेरी बातों पर भरोसा करते। और तो और फीबी यहाँ सभी लोगों को बता देती है कि सेकंड ब्रदर ने जो भी डिजाइन यहाँ शोकेस करा है वो डिजाइन भी एमिलिया नहीं करा है, और वो डिजाइन चोरी करने वाली कोई और नहीं बल्कि जोआना थी। ये सब सुनकर शेयर होल्डर जो होते हैं सेकंड ब्रदर का मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि हमें शर्मिंदगी हो रही है आपके साथ काम करके। हमने सोचा नहीं था कि आप इतने बड़े डिजाइनर होने के बावजूद भी एमिलिया जैसी बड़ी डिजाइनर का डिजाइन चोरी करेंगे और यहाँ शोकेस करके उस डिजाइन को अपना नाम देंगे। सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है मिस्टर ब्राइन को। मिस्टर ब्राइन कांग्रेट्स करते हैं फीबी को और वो भी कांग्रेट्स कहती है क्योंकि मिस्टर ब्राइन अब कंपनी के फुटहोल्ड बन चुके होते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ फीबी की वजह से पॉसिबल हो पाता है।
ये सब देखकर जोवाना को काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो मन ही मन में कह रही होती है कि वो एक एक चीज का बदला लेगी। यहाँ हम देखते हैं कि सेकंड ब्रदर जोवाना से गुस्सा हो जाता है। जोवाना उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सेकंड ब्रदर कहता है कि तुमने अपना नाम बताकर मुझे एमिलिया के डिजाइन दिए थे, तुम इतना बड़ा झूठ मुझसे कैसे बोल सकती हो। आज के बाद तुम मुझे अपना भाई मत कहना, मैंने अपनी सिस्टर फीबी के साथ बहुत ही गलत किया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सेकंड ब्रदर आता है एल्डर ब्रदर विंसेंट के पास और कहता है कि आखिर हमारी सिस्टर हमसे कितनी चीजें छुपा रही है। अभी अभी पता चला है कि वो फेमस डिजाइनर एमिलिया है और तो और वो मास्टर हीलर भी है। एल्डर ब्रदर कहता है कि हमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी अपनी सिस्टर को ना पहचानने में। हमारी सिस्टर बहुत ही ज्यादा कैपेबल इंसान थी और वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड थी। यहाँ मिस्टर विंसेंट सेकंड ब्रदर को एक सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं जिसमें हम देखते हैं कि फीबी अपने सेकंड ब्रदर के लिए एक लॉकेट डिजाइन करके लाती है, लेकिन सेकंड ब्रदर उस डिजाइन को फेंक देता है और उसकी काफी इंसल्ट करता है कि वो बहुत बड़ा डिजाइनर है, वो इतनी चीप डिजाइन्स नहीं पहनता। ये सब देखकर सेकंड ब्रदर को रोना आ जाता है। वो कहते हैं कि मैं अपनी सिस्टर के साथ बहुत ही ज्यादा हार्श बिहेव कर रहा था। जिसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि सारे ब्रदर्स जोवाना की साइड ले रहे होते हैं और तो और फीबी से ये कहते हैं कि जोवाना के सामने वो उन्हें भाई कहकर ना पुकारे, नहीं तो जोवाना को काफी बुरा लग सकता है। जोवाना के आने के बाद सभी लोग उसे बहुत ही बुरा ट्रीट करते हैं। यहाँ दोनों भाई को काफी ज्यादा रिग्रेट होने लगता है। सेकंड ब्रदर कहता है हम दोनों को तो पता चल गया कि फीबी की क्या सच्चाई है, लेकिन मॉम एंड जैक को अभी भी नहीं पता है। दूसरी तरफ हम विंसेंट को देखते हैं जो कि ग्रैंडमा को खुशखबरी दे रही होती है कि उसने ये कंपटीशन जीत लिया और उसकी वजह से बहुत ही बड़ा प्रॉफिट हुआ है मिस्टर ब्रायन के कंपनी को। ग्रैंडमा कहती हैं काश ऐसा होता कि तुम मेरी ग्रैंड चाइल्ड होती। विंसेंट भी कहती है काश ऐसा होता कि आप मेरी नानी होती, लेकिन तभी ब्रायन कहता है कि मेरी ग्रैंडमा का सिर्फ एक ही ग्रैंड चाइल्ड है और वो हूँ मैं। तो अभी हम देखते हैं ग्रैंडमा सवाल करती है मिस्टर ब्रायन से कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें विंसेंट से प्यार हो रहा है और अगर तुम्हें उससे प्यार हो गया है तो जल्द से जल्द कोई एक्शन ले लो, नहीं तो कोई और एक्शन लेकर उसे अपनी प्रिंसेस बनाकर ले जाएगा। मिस्टर ब्रायन कहते हैं कि उसने अपनी फैमिली की वजह से बहुत कुछ झेला है, तो फिर मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता, मैं थोड़ा टाइम लेना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में जोआना जो कि अपने सेकंड ब्रदर को मनाने की कोशिश कर रही होती है और कहती है देखो ये डिजाइन मैंने अपने हाथों से बनाया है, लेकिन सेकंड ब्रदर कहता है देखो तुम बहुत ही लंबे वक्त से मेरी सिस्टर की पोजीशन पर बैठी हुई हो, अच्छा होगा कि अब उस पोजीशन से हट जाओ। और तभी यहाँ जैकरी थर्ड ब्रदर आता है, कहता है कि तुम इतनी उदास क्यों हो। जोआना कहती है दोनों ब्रदर मुझसे बात नहीं करना चाहते, उन लोगों को लगता है कि मैंने फीबी के साथ गलत करा है, तो क्या तुम ही बताओ मैं ये घर छोड़कर चली जाऊँ। थर्ड ब्रदर कहता है कि फीबी इस फैमिली में रहना डिजर्व भी नहीं करती। थर्ड ब्रदर ये भी कहता है कि वो बहुत ही कलंक टाइप की लड़की है, उसकी वजह से मेरा बड़ा भाई मुझसे बात नहीं कर रहा और न ही सेकंड ब्रदर घर आ रहा है, उसकी वजह से सब लोग यहाँ अलग अलग हो रहे हैं। मैं तो शुरू से ही जानता था कि वो लड़की एक नंबर की नागिन है। जोआना कहती है लेकिन फीबी घर वापस नहीं आना चाहती, वो भी सिर्फ मेरी वजह से। खैर दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर ब्रायन विंसेंट को 30 मिलियन जितना अमाउंट देते हैं और कहते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा डिजाइन बनाया था। इतना बड़ा अमाउंट देकर विंसेंट काफी ज्यादा खुश होती है, कहती है तुम्हें पता है मुझे पैसों से बहुत ही ज्यादा प्यार है। यहाँ मिस्टर ब्रायन सवाल करते हैं कि मैंने तुम्हें पहले भी ब्लैक कार्ड दिया है लेकिन कभी भी तुमने पैसे खर्च नहीं करे, तो तुम इन पैसों का क्या करोगी। विंसेंट कहती है कि मेरे पास जितने भी पैसे हैं मैं सबका सब स्टॉक में लगाने वाली हूँ। मिस्टर ब्रायन कहते हैं कि तुम तो बहुत ही स्मार्ट लेडी निकली। तभी फ्लैशबैक में हम देखते हैं जब वो डिजाइन प्रैक्टिस किया करती थी तभी न्यूज देखती थी कि जो भी लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करते थे कभी लॉस कभी प्रॉफिट, लेकिन इंटेलिजेंट लोग हमेशा जीत कर निकलते थे और इसीलिए बहुत पहले से इसने माइंडसेट बना लिया था कि जब इसके पास पैसे होंगे तो ये स्टॉक में जरूर इन्वेस्ट करेगी। और तो और विंसेंट ब्रायन को ये भी बताती है कि वो वाईटी ग्रुप स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाली है। वो मिस्टर ब्रायन को भी सजेस्ट करती है वो ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, कहती है वो काफी ज्यादा रिच हो जाएंगे। नेक्स्ट डे हम देखते हैं सभी लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं। यहाँ जोआना भी आती है और सारे ब्रदर्स भी आए हुए होते हैं। यहाँ अनाउंसमेंट चल रही होती है कि वाईटी ग्रुप सबसे नीचे चल रहा है, कोई भी उसमें इन्वेस्ट करने की गलती ना करे, नहीं तो वो पूरी तरीके से लॉस में चला जाएगा। लेकिन तभी यहाँ आती है फीबी और वो दावा करती है उसी ग्रुप में इन्वेस्ट करने का। सभी लोग यहाँ पर उसे मना करते हैं, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि तुम हर चीज में थोड़ी ना आ सकती हो। जोआना तो ये भी कहती है कि तुम अब बहुत ज्यादा नाटक कर रही हो, कभी डिजाइनिंग कभी मेडिकल और अब स्टॉक, ये सारी चीजें तुम्हारे लिए नहीं बनी हुई हैं। ये कहती है ये अपने पूरे के पूरे पैसे वाईटी ग्रुप में लगा देगी। तो यहाँ पर बड़ा भाई कहता है देखो मैं बड़ा भाई होने के नाते तुम्हें कह रहा हूँ कि उस ग्रुप में इन्वेस्ट मत करो, और वो भी पूरे के पूरे पैसे तो बिल्कुल भी मत इन्वेस्ट करो, बहुत बुरा लॉस हो सकता है। ये कहती है मैं किसी से सजेशन नहीं लेना चाहती। यहाँ सभी लोग मिलकर मिस्टर ब्रायन को भी कहते हैं कि प्लीज फीबी को रोकिए, लेकिन मिस्टर ब्रायन कहते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, मुझे उसे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। फाइनली यहाँ पर मॉनिटर पर सभी के रिजल्ट्स दिखाए जाते हैं, एक एक स्टॉक अपना गेम दिखा रहे होते हैं, कोई स्टॉक ऊपर जा रहा होता है तो कोई नीचे जा रहा होता है। लेकिन तभी
बहुत ही बड़ा धमाका होता है और जो वाईटी ग्रुप जो कि सबसे नीचे होता है वो आसमान छूने लग जाता है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि अचानक से ये कैसे हो गया। यहाँ सेकंड ब्रदर पूरी तरह से लॉस में चला जाता है, उसकी कंपनी डूब जाती है और यहाँ रातों रात फीबी काफी ज्यादा अमीर बन जाती है। यहाँ दोनों ब्रदर्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि इसे पहले से पता था वाईटी ग्रुप के बारे में, ये बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल है, इसने वाईटी ग्रुप के ऊपर सारे रिसर्च करके रखे थे। यहाँ सेकंड ब्रदर ने बेट भी लगाया था कि अगर फीबी हार जाती है तो वो घुटनों पर बैठकर माफी मांगेगी जोवाना से, लेकिन वो तो जीत जाती है। सेकंड ब्रदर से कहती है चलो अब घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगो, लेकिन तभी यहाँ पर मदर आ जाती हैं। यहाँ आते हुए वो फीबी को बहुत ही जोरदार थप्पड़ लगाती हैं और कहती हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ब्रदर को घुटनों पर बैठने के लिए कहने का। और तभी एल्डर ब्रदर कहता है कि मम्मा ये चैलेंज तो उसी ने लगाया था, उसने ही पहले कहा था फीबी को घुटनों पर बैठने के लिए, लेकिन मम्मा यहाँ कोई बात नहीं सुनती हैं। फाइनली फीबी आज पहली दफा अपनी मॉम ने बल्कि मिसेस बेकर कहकर पुकारती है और कहती है कि आपके बेटे ने पहले मुझे प्रोवोक करा था, उसने पहले चैलेंज लगाया था, मुझे कोई शौक नहीं है आपके बेटों से भिड़ने का। ये तो यहाँ से चली जाती है। ब्रदर्स को काफी ज्यादा रिग्रेट होता है, वो सोचते हैं कि हमने उसे काफी ज्यादा हर्ट कर दिया है, लेकिन थर्ड ब्रदर को अभी तक कुछ रियलाइज नहीं हुआ है। यहाँ मिस्टर ब्रायन फीबी से कहते हैं क्या हर्ट हो रहा है, वो कहती है नहीं नहीं मैं तो बहुत थप्पड़ खाती हूँ। मिस्टर ब्रायन कहते हैं मैं पूछ रहा हूँ क्या तुम्हारी फीलिंग हर्ट हो रही है, तो कह रही है नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। फीबी ये कहती है मेरी फैमिली तुम लोग हो, सबसे स्पेशली तो मेरी ग्रैंड माँ जो कि मुझसे बहुत प्यार करती हैं। दूसरी तरफ हम जोआना को देखते हैं जो कि बहुत ही बड़ा चाल चलती है, वो बेकर फैमिली के राइवल से मिलती है। ये राइवल जो कि बेकर फैमिली को हराना चाहता है और सारी संपत्ति हड़पना चाहता है, कहता है कि अगर तुम बेकर फैमिली का सील मुझे ला कर दे देती हो तो मैं तुम्हें 30% अपने शेयर का दे सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं जोआना के पास मैसेज आता है कि उसके पास आज रात 10 बजे तक का ही टाइम है, अदरवाइज वो जो डील कर रही है वो जाकर बेकर फैमिली को बता देगा। जब ये सील चुराने के लिए जाती है तो इसकी मुलाकात सेकंड ब्रदर से हो जाती है। सेकंड ब्रदर सवाल करता है इतनी रात में तुम अकेले कहाँ घूम रही हो, तो ये कहती है कि मैं सिर्फ नॉर्मली वॉक कर रही थी। ब्रदर के जाने के बाद ये फटाफट अंदर जाकर लॉकर से सील निकाल लेती है, इसे पासवर्ड वगैरह सब पता होते हैं, लेकिन तभी सेकंड ब्रदर नोटिस करता है कि उनका ब्रेसलेट हाथ में नहीं है, तो वो वापस से उसी जगह पर आते हैं। वो जोवाना को अंदर कमरे में देखकर सवाल करते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो कहती है कुछ नहीं, मुझे तो सिर्फ अभी बाहर जाना है क्योंकि अभी इम्पोर्टेंट काम है। ऐसा कहकर जब ये जाने लगती है तो सेकंड ब्रदर सोचता है काफी ज्यादा रात हो रही है, मुझे अपनी बहन के साथ जाना चाहिए। वो भी कार में आकर बैठ जाता है और कहता है जहाँ भी जा रही हो मैं भी चलूंगा। ये कहते भी है कि देखो मैं 2 मिनट में आ जाऊंगी, तुम्हें फालतू का जाने का कोई जरूरत नहीं है। सेकंड ब्रदर कहता है नहीं नहीं मैं भी साथ चलूंगा। ये ड्राइविंग कर रही होती है, जा रही होती है, इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये कैसे सील को राइवल के हाथ में थमाए। तभी ये टाइम देखती है कि ऑलमोस्ट 10 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी है। तभी हम देखते हैं कि सेकंड ब्रदर की नजर पड़ जाती है सील पर, वो सवाल करता है वो क्या है, लेकिन तभी ये गाड़ी ठोक देती है, जिसके बाद सेकंड ब्रदर बेहोश हो जाता है। सेकंड ब्रदर का एक्सीडेंट होने की वजह से वो पास्ट लाइफ में जाता है, यानी कि वो एक बार मर जाता है और पास्ट लाइफ में जाकर वो सब कुछ देख कर आ जाता है कि किस तरह से फीबी अपने जान पर खेलकर इन लोगों की जान बचाई थी और इन लोगों ने फीबी को पीछे कार में ही छोड़ दिया था जोवाना के चक्कर में। फ्लैशबैक में इसे ये भी पता चल जाता है कि आगे चल के जोवाना इसकी कंपनी का सील बेच देगी और तो और बेकर फैमिली को खत्म कर देगी। जब वो होश में आता है तो वो पागल जैसा बिहेव करता है, कहता है मुझे अपनी सिस्टर फीबी के पास जाकर माफी मांगना होगा। वो अपने सीनियर ब्रदर से कहता है कि ब्रदर पहले जाकर जोवाना को रोको क्योंकि वो कंपनी का सील बेचने वाली है हमारी राइवल को। यहाँ किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन बड़ा भाई सब कुछ समझ रहा होता है। बड़ा भाई समझ जाता है कि सेकंड ब्रदर का रीबॉन्ड हुआ है। बड़ा भाई ये भी कहता है कि यानी कि हम सब लोगों का रीबॉन्ड हुआ है क्योंकि फीबी ने हमारी जान बचाई थी अपनी जान पर खेलकर, और अगर फीबी अभी अवेलेबल है इसका मतलब उसका भी रीबॉन्ड हुआ है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो हमसे इतना नफरत क्यों करने लगी है, क्योंकि वो पिछले जन्म में सब कुछ देख कर आ रही है, सब कुछ झेल कर आ रही है, हमारी वजह से उसकी जान गई। फीबी को छोड़ करके हमने जोवाना की जान बचाई और अब समझ में आ रहा है कि वो इतना नफरत क्यों गल रही है। और तभी हम देखते हैं यहाँ जोवाना आ जाती है राइवल के साथ। सभी लोगों के सामने वो एक्सेप्ट करती है कि वो इस फैमिली को अपना फैमिली कभी मानती ही नहीं थी और तो और उसने सील भी बेच दिया है। यहाँ सभी लोग उससे कहते हैं कि तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। मॉम ये तक कहती हैं कि मैंने अपनी बेटी को कभी भी अपनी बेटी नहीं माना, हमेशा मैं तुमसे ज्यादा प्यार करती रही ताकि तुम्हें ये ना लगे कि मैं पार्शियलिटी कर रही हूँ। लेकिन जोआना कहती है मैंने थोड़ी ना करा था कि अपनी बेटी को प्यार ना करो और मुझे प्यार करो, मुझे अपना फ्यूचर देखना था। वैसे भी दोनों भाई मुझसे मुकर चुके थे, आज नहीं तो कल तुम भी मुकर ही जाते। मैंने अपना फ्यूचर सेटल कर लिया है, तुम लोग अपना अपना देख लो। तभी राइवल कहता है कि आप लोगों को जो भी बातचीत करना है कर लीजिएगा, लेकिन मैं आज बताने के लिए आया हूँ कि आप लोगों की कंपनी को मैं ऑक्शन में बेच दूंगा और जो भी पैसा मिलेगा वो मैं और जोवाना बांट लेंगे।
ऐसा कहकर वो यहाँ से चला जाता है। मॉम तो यहाँ टूट जाती हैं कि तुम्हारी वजह से मैंने कितनी बार फीबी को हर्ट करा है और आज तुम हम लोगों के साथ ही ऐसा कर रही हो। यहाँ जोआना ये भी बताती है कि उस रात तुम्हें मेरे साथ नहीं आना चाहिए था। अगर तुम रात को मेरे साथ नहीं आते तो वो एक्सीडेंट नहीं होता, क्योंकि मैं सील देने के लिए गई थी और तुम मुझ पर निगरानी कर रहे थे, तो मुझे कार ठोकनी पड़ी ताकि तुम बेहोश हो जाओ। ये सुनकर मॉम को काफी बुरा लगता है। वो कहती है तुम अपने ही भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम जानती हो ना ये तुम्हारा छोटा भाई तुमसे कितना प्यार करता है। जोआना कहती है मैंने थोड़ी ना कहा था मुझसे इतना प्यार करने के लिए, मुझे इतना मानने के लिए। जोआना यहाँ 500 अपने ब्रदर को देती है ताकि उसे खाने पीने के लिए पैसे मिल जाएं और ऐसा कहकर यहाँ से चली जाती है। बेकर फैमिली पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो चुकी होती है। इनके पास 1 रुपए की भी कंपनी नहीं होती। छोटा भाई भागता है ये कहते हुए कि मुझे जाकर फीबी को मनाना होगा, नहीं तो हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रायन फीबी को बताता है कि बेकर फैमिली पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो चुका है, क्योंकि जोआना ने उनकी कंपनी का सील उनके राइवल को बेच दिया है। ये कहती है मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो जानती ही थी कि ये होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये चीज इतनी जल्दी हो जाएगी। ग्रैंडमा कहती हैं कि वो लोग तो ये डिजर्व करते हैं, क्योंकि उनकी जो रियल बेटी थी जो उनसे बहुत प्यार करती थी, उन लोगों ने कभी भी उसकी केयर ही नहीं करी। तभी हम देखते हैं कि घर में जबरदस्ती ब्रायन फैमिली आ जाती है। यहाँ सभी लोग एक लाइन से माफी मांगते हैं। छोटा भाई कहता है मुझे सब याद आ गया है, मुझे पता है कि पिछले जन्म में तुमने कैसे मेरी जान बचाई थी। लेकिन अब फीबी खड़ी होती है और एक एक बात बोलना शुरू करती है कि जब तुम जोआना की जान बचाकर उसे उठाकर ले जा रहे थे तब मैं पीछे गाड़ी में बंद थी, डर रही थी और मैं चिल्ला रही थी कि मेरी जान बचाओ, लेकिन तुम लोगों ने एक भी बार मुड़कर नहीं देखा। हॉस्पिटल से जब तुम लोगों के पास मेरे नंबर से कॉल गया तो तुम लोगों ने वो कॉल तक नहीं उठाया, इसलिए इग्नोर कर दिया कि ये फीबी का कॉल होगा। तुम लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि फीबी कैसे कंडीशन में होगी। यहाँ सभी लोग इससे बहुत माफी मांगते हैं, लेकिन ये माफ करने के लिए तैयार नहीं होती। कहती है मैं तुम लोगों को कभी भी माफ नहीं करूंगी, लेकिन मैं तुम लोगों के लिए इतना जरूर कर सकती हूँ कि तुम्हारी कंपनी तुम लोगों को वापस ला कर दे दूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि 50% मुझे चाहिए। बड़ा भाई कहता है 50% क्या, तुम पूरी की पूरी कंपनी रख लो, क्योंकि तुम डिजर्व करती हो, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अगर तुम एज अ सिस्टर हमारे साथ वापस आ सकती हो तो प्लीज चलो। ये कहती है मेरे पास फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है। ये पेपर्स देती है और कहती है इसमें सारे एविडेंस हैं। पिछले जन्म में मुझे मालूम था कि जोआना ऐसा करेगी, इसलिए मैं इस जन्म में पूरी तरह से प्रिपेयर थी। जाकर अपनी कंपनी वापस ले लो इससे पहले कि वो ऑक्शन में बिक जाए। इन लोगों के जाने के बाद ग्रैंडमा कहती हैं कि उन लोगों को माफ कर दो, लेकिन ये कहती है नहीं, मैं उन लोगों को कभी माफ नहीं कर सकती, क्योंकि उन लोगों की वजह से मैं मर गई थी और मुझे ये जन्म भगवान ने इसीलिए दिया है क्योंकि मैंने उनसे यही कहा था कि इस जन्म में मैं इन्हें कभी भी अपना फैमिली नहीं मानूंगी। यहाँ मिस्टर ब्रायन को जब ये सब कुछ पता चलता है कि पिछले जन्म में कैसे इसकी जान चली गई थी और इसने क्या क्या कुछ नहीं झेला, ये सब कुछ देखकर वो सीधा इसे प्रपोज कर देते हैं और कहते हैं कि मुझे एक मौका दो तुम्हारे दिल को हील करने का। वो ऑलमोस्ट किस करने वाले होते हैं, लेकिन तभी फीबी डर जाती है और कहती है ये क्या कर रहे हो। ऐसा कहकर वो यहाँ से भागती है। मिस्टर ब्रायन भी कंफ्यूजन होकर सोचते हैं क्या मैंने रश कर दिया, क्या मैंने कुछ ज्यादा जल्दी कर दिया। दूसरी तरफ फीबी जो कि घर जाने के लिए तैयार नहीं होती, वो काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है और रोड पर ही चल रही होती है, लेकिन तभी पीछे से जोआना आती है, इसे बेहोश करके इसे किडनैप कर लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जोआना उसे एक खंडहर जगह पर लेकर आती है और कहती है तुम्हारी वजह से मैं फिर से बैंकरप्ट हो गई। कितने मुश्किल से मैंने अपना फ्यूचर सिक्योर किया था, लेकिन देखो सब बर्बाद हो गया और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये इसे मारने वाली होती है, लेकिन तभी यहाँ पर बेकर फैमिली आ जाती है। बेकर फैमिली कहती है उसे छोड़ दो, बदले में तुम सब कुछ ले लो। जोआना कहती है कि मुझे पूरी की पूरी कंपनी चाहिए, तभी मैं इसे छोड़ूंगी। मॉम सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाती हैं। फीबी कहती है आपको ये सब मेरे लिए करने की कोई जरूरत नहीं है। जोआना को रियलाइज होता है कि जो मॉम उसके लिए कल सब कुछ करने के लिए तैयार थी, आज वही मॉम फीबी के लिए ये सब कुछ करने के लिए तैयार है। उसे काफी ज्यादा जलन होती है और वो फीबी को मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी सही टाइम पर मिस्टर ब्रायन यहाँ आ जाते हैं और वो फीबी की जान बचा लेते हैं। यहाँ हम देख पाते हैं कि जोआना को जेल हो जाती है और मिस्टर ब्रायन फीबी को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। बेकर्स फैमिली उन लोगों को ऐसा करते हुए देखते ही रह जाती है। मॉम तो कहती हैं फीबी मुझे कभी माफ करेगी या नहीं करेगी, क्या मुझे मेरी बेटी कभी मिल पाएगी या नहीं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फीबी ब्रायन को गले लगा लेती है और कहती है पिछले जन्म में भी तुमने ही मेरी जान बचाई थी और इस जन्म में भी तुमने ही मेरी जान बचाई है। वो उसे थैंक यू कहती है और गले लगाकर खूब रोती है। खैर दूसरी तरफ हम बेकर्स फैमिली को देखते हैं जो कि खूब सारी तैयारियां करते हैं। ब्रदर कहता है कि सारी की सारी कंपनी उसके नाम, सारी ज्वेलरी उसके नाम, ये कमरा भी उसी का और ये सारे कपड़े भी उसी के लिए। ये सब लोग आते हैं फीबी को मनाने के लिए, कहते हैं कि हमने सारी कंपनी तुम्हारे नाम कर दी है, प्लीज हमारे घर चलो। लेकिन फीबी कहती है मुझे माफ करना, मेरे पास न्यू फैमिली है जिन्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकती। और बस इसी के साथ इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।